नमस्कार बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, और इस टॉपिक में से नीट IIT JEE में से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन था। रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल के मुकाबले में काफ़ी कामयाब रहा, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। दैट मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट थे नील बोर, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया और उनकी जो कमियां थी उनको दूर करके एक नया मॉडल दिया और नाम दिया गया नील बोर मॉडल ऑफ एटम। तो यह मॉडल नील बोर का अपने प्रोफेसर, अपने गुरु रदरफोर्ड के लिए एक गिफ्ट के रूप में था। तो हम स्टडी करते हैं इसके पॉइंट्स क्या थे, इसके पोस्टुलेट क्या थे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ एंड द डेफिनेट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। रदरफोर्ड यह बात नहीं बता पाया था, तो बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो डेफिनेट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है और उनको बोलते हैं हम ऑर्बिट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या कहा गया? ऑर्बिट कहा गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखना इसमें आप, द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ डिफरेंट orbits are fixed and they are also called energy level or stationary state। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं और स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो शेल है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। अलग अलग शेल की एनर्जी फिक्स रहती है, वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन एक शेल की एनर्जी फिक्स रहती है, इसलिए इसको बोला गया स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स है, यहाँ पर एनर्जी फिक्स है और साथ में जो शेल है उसकी रेडियस भी क्या होती है? फिक्स होती है। यह बात बोर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई और एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला भी दिया। देखिए, यह जो एनर्जी है उसको निकाल सकते हैं आप। इसके लिए फॉर्मूला दिया एनर्जी के लिए, En एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी सेल इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपके पास m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n इज द एनर्जी शेल एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर इन सभी को आप कांस्टेंट को अगर चेंज करते हैं तो आप सभी की जगह पे RH अपॉन n स्क्वायर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो RH है, RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं जूल पर एटम। और जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो रहेगी RH की, ये आपके पास रहेगी 21.8 10⁻⁻19 जूल पर एटम, फिक्स रहेगा ये। ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो भी यहाँ दिया गया। देखिए, जो एनर्जी है अलग अलग शेल की वो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इसका फिक्स है 21.8 n स्क्वायर किलो जूल, इसको बोलेंगे जूल पर एटम, 10⁻⁻19 21.8 10⁻⁻19 जूल पर एटम अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जूल में लेते हैं तो आपका ये आएगा, और अगर आप इसको लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। और अगर आप इसको लेते हैं किलो जूल के अंदर, -n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। देखिए ये अलग अलग यूनिट के अंदर लिया गया। अगर आपके पास होता है, ध्यान रखना, अगर जूल पर एटम में लेते हैं तो 21.8 10⁻⁻19 है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो -13.6 n स्क्वायर है, और अगर किलो जूल में लेते हैं तो -13.12
एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल है। तो ध्यान रखेंगे जस्ट यूनिट उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू रखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एन नीचे दिया है यहाँ पे वो है आपका एनर्जी शेल। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, न तो अट्रैक्शन है और न ही रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस केस में क्या होती है, जीरो होती है। जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेके आ जाते हैं तो अट्रैक्शन होगा, और आपको पता है जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी इवोल्व होती है। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव हो रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी बाहर निकलती है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती चली जाएगी उसकी, नेगेटिव होती चली जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे और इसको समझ के रखेंगे आप इसको, ठीक है। और देखिए एनर्जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम ड्रा किया है हमने। न्यूक्लियस है, फर्स्ट एनर्जी सेल है N, KLMN से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, नेक्स्ट आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं सेल की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब सेल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले सेल के अंदर है तो उसको निकालना आसान है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली सेल में है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो ये बात हम आगे भी पढ़ेंगे आइंदा जिस एनर्जी के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। तो एनर्जी जो रहेगी वो फिक्स रहेगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया। देखिए इसने जो पहले तो इसने एनर्जी दी, सेकंड देखिए जो आपके पास रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला दिया Rn ऑफ डिफरेंट एनर्जी सेल इक्वल टू A0 n स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो यहाँ पर A जो रहेगा, A0 जो आपका फिक्स रहता है 52.9 पिकोमीटर में, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी सेल की रेडियस है। और अगर आपके पास हाइड्रोजन लाइक एटम लेते हैं तो आप क्या करेंगे, A0 n स्क्वायर अपॉन Z। यहाँ पर जो Z है, Z इज द एटॉमिक नंबर, और n जो आपका रहेगा एनर्जी शेल है, डिफरेंट एनर्जी शेल से। तो याद रखेंगे आप, Rn जो है एनर्जी रेडियस ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट उसने फार्मूला दिया। और एक पॉइंट और भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया, देखिए इसके अंदर ही जो तरफोर्ड नहीं दे पाया था, Vn रेडियस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो V0 इंटू Z अपॉन N। तो ये फार्मूला भी आपको काम आ सकता है जो आपको बोर्ड ने दिया। यहाँ पर V0 इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी शेल, N इज द नंबर ऑफ एनर्जी शेल, Z इज द एटॉमिक नंबर। और V0 जो रहता है आपके पास वो रहेगा 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यह बात बड़ा इंपॉर्टेंट दिया उसने। तो ये बताया एनर्जी के बारे में, क्लियर। थर्ड जो पॉइंट देखिए यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या दिया है बोर्ड ने, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं MVR, इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। याद रखना, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला दिया h अपॉन 2π के इंटीजर मल्टीपल होगा, और n जो रहेगा हमारे पास वो होगा इंटीजर रहेगा, दैट इज 1 2 3 सो ऑन। तो एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट दी। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो आपका न्यूक्लियस है उससे जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इस सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसी में घूमता रहेगा, अपने आप दूसरी सेल में नहीं जाएगा। जो दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी सेल में ही घूमता रहता है, अपने आप ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी एनर्जी सेल को चेंज नहीं करते हैं। अब कब करते हैं ध्यान दीजिए, अगर फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी मिलती है किसी रेडिएशन के थ्रू, लाइट के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है N2 में। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और इसको बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी केवल अपनी शेल केवल तभी चेंज करता है इसको बाहर से एनर्जी मिलती है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी है उसको क्या कर देगा, इमिट कर देगा। तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने। और यहाँ पर जो डेल्टा ई होगा ना, देखना डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, इज इक्वल टू H अपॉन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डेल्टा E अपॉन H। तो ये आपके जो होता है इसको आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, जो रेडिएशन ऑब्जर्व हो रही है ये रेडिएशन इमिट हो रही है उसको भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है C अपॉन लैम्डा होता है। अब यहाँ से आप इसकी जो वेवलेंथ है वो भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जो हम आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन करने में काम आएगा। तो रदरफोर्ड जो आपका नील बोर था उसका बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है नीट 2014 में पूछा गया, समझना इस न्यूमेरिकल को। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -32128 किलो जूल पर मोल। अब माइनस लगाया इसका मतलब आपको पता भी होगा, बताया था मैंने क्यों होता है। एज द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी पूछी तो याद कीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया था रदरफोर्ड ने En। अब एनर्जी किलो जूल में दिए तो आपको याद होगा -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्थ दिया इसने तो -2 4 की पावर 2, तो ये आपके पास देखिए 16 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 82 किलो जूल पर मोल। देखिए आंसर क्या आपका ये रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नीट 2004 में आया क्वेश्चन था, रदरफोर्ड जो बोर मॉडल था उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इन सिमिलर स्टेट। आपसे पूछा गया है लिथियम की जो एनर्जी है वो पूछी गई है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला दिया था उसने Rn इज इक्वल टू A0 n² अपॉन Z। अब यहाँ पर आपके पास होगा A0 जो आपके पास है 0.52, 1 आपके पास फर्स्ट एनर्जी सेल है और Z जो रहेगा आपके पास वो 3 रहेगा, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर लिया हमने, कितना है लिथियम का 3 होता है, पता आपको। अब लिथियम के लिए दिया ना यहाँ पे लिथियम एटॉमिक नंबर उसका 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.523 इज इक्वल टू 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर देखिए क्या आ गया आपके पास ए। तो फॉर्मूला याद रखेंगे आप, अगर फॉर्मूला जो याद रहेगा तो आप इसको अपने आप सोल्व कर सकते हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, नीट 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने सोल्व कर दिया अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो इतना कुछ बताने के बाद भी ये फेल हो गया। देखिए लिमिटेशन क्या थी इसकी, लिमिटेशन फर्स्ट है इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन जीमन्स इफेक्ट। जीमन्स इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रा स्प्लिट हो सकता है, क्यों होता है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों, क्या होता है स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ये नहीं बता पाया। थर्ड जो था इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम,
इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। जैसे मान लीजिए लिथियम है या वो हाइयर एटम्स उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो फोर्थ पॉइंट था, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। एटम के थ्री डायमेंशनल मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो काफ़ी सारी कमियां रही। तो इनको कमियों को आगे टाइम के साथ साथ डिस्कवरी हुई तो पूरा किया गया। और हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप स्टडी विद मी। आई होप यू आर enjoying केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।